हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज आपका 7 मार्च है। 7 मार्च 2025 हम सेकंड शिफ्ट का बेसिकली एनालिसिस कवर कर रहे हैं। पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं और गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। 100% ऑथेंटिक रियल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो बेसिकली हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है और टेलीग्राम चैनल ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी करंट की अपडेट होती है, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड आंसर की एनालिसिस, रिजल्ट है ना, एडमिट कार्ड वगैरह A to Z जो भी अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको भी पता होना चाहिए गाइस कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी नहीं आनी चाहिए, सबका आपको पता होना चाहिए। तो आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और ज्वाइन करके रखिएगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइस आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर क्वेश्चंस आप जरूर से सेंड करिएगा। ये जो हमारा टेलीग्राम है यहाँ पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में, आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाली, यहाँ पर जाकर सीधे बता सकते हैं कि किस दिन किस शिफ्ट में आपकी एग्जाम है, ताकि हम आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जीके जीएस करंट अफेयर के आज के हमारे पहले के क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, इसका पहला क्वेश्चन बना है आपका, कांदला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, है ना। ये स्थित है गुजरात में। कांदला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित एक जुआरी बंदरगाह है और इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। यह एक व्यक्ति के नाम पर रखा जाने वाला तीसरा बंदरगाह बेसिकली बना है। और इससे पहले जो है अन्य दो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू और कामराज जो बंदरगाह है इनके नाम बदले गए थे। तो कांदला बंदरगाह ये कच्छ की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर कांदला क्रीक पर ये स्थित है और बंदरगाह से 9 किलोमीटर की दूरी पर कांदला SIZ है स्थित है, जो 1965 में स्थापित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। भारत के कुछ और भी बंदरगाह है, स्पेशली आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज यहाँ से क्वेश्चन बना है तो, जैसे कि पश्चिम घाट का और आपका पूर्वी घाट के, दोनों घाट के आपको बंदरगाह याद होने चाहिए। तो पश्चिमी घाट के जो बंदरगाह है, बंदरगाह और राज्य आपको याद रखना है कांदला, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये आपका महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई, है ना, मुंबई महाराष्ट्र में। मोरमू गोवा ये गोवा में है, आपका नाम से ही क्लियर है, गाओ मोरमू गाओ, तो ये गोवा हो जाएगा। मंगलोर ये कर्नाटका में है और कोची केरला में है ना। हल्दिया कहाँ पर है, ये पूर्वी घाट के, है ना, पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट में, दोनों में आपको अंतर याद रखना है। क्वेश्चन जब बनता है इसी तरह से बनता है कि भारत का निम्नलिखित में से भारत का पूर्वी घाट का बंदरगाह कौन सा है या पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ये पूर्वी तट जो है इनमें हल्दिया आता है जो कि पश्चिम बंगाल में है, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में, एन्नोर तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में और तूतीकोरिन ये भी आपका तमिलनाडु में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे पूर्वी और पश्चिमी हमने बता दिए, आपको याद रखना है। क्लियर है गाइस। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो आपकी एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, है ना। और ये सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक बार डेमो जोर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और कंटेंट देख लीजिएगा कितना एडवांस और आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड है सारा का सारा, है ना। उस चीज़ को आप देख लीजिएगा, है ना। सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आपकी एग्जाम को नेक्स्ट लेवल पर आप यहाँ से ले जा सकते हैं तैयारी को। इसके अलावा हमारी और भी अवेलेबल है, जैसे कि RRB NTPC की है, RRB ग्रुप D की है, SSC CGL CHSL MTS वगैरह की भी अवेलेबल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो ये कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिएगा। महान संस्कृत महाशास्त्र कवि कालिदास, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये लिखा था। और यह असर प्रेम कहानी, है ना, अमर प्रेम कहानी भारत के समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा की नींव का आधार भी है। ये कहानी एक नाटक के रूप में परिभाषित हुई है और इनकी कौन कौन से रचनाएं ये भी पता होना चाहिए। 3 नाटक थे इनके रूपक, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम मौर्यवंशियम और मालविकाग्निमित्रम, है ना। 2 महाकाव्य है, रघुवंशम कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य है इनके, मेघदूतम और ऋतुसंहार, है ना। तो ये 2-2-2, है ना, इसके फॉर्मेट याद रखना है। इनके 3 तो नाटक है, 2 महाकाव्य है और 2 है इनके खंड काव्य, है ना। तो इस तरह से इनकी रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। कालिदास अक्सर प्राचीन भारत के महान नाट्य लेखक और नाटककार माने जाते थे
उनके नाटक और कविता मुख्य रूप से वेदों, रामायण, महाभारत, पुराणों पर आधारित थे और वह गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान रहते थे, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सतपुड़ा पर्वतमाला किन नदियों के बीच में स्थित है? नर्मदा और ताप्ती करेक्ट आंसर रहेगा। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। ये पर्वतमाला इन दोनों नदियों के बीच जल विभाजन करती है। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये पर्वतमाला जो है राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर बेसिकली फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम धूपगढ़ है। ये चोटी महादेव पर्वत पर स्थित है ना। सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें इनसे बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर रहेगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा आपके लेखक हो जाएंगे इसके। तो पंचतंत्र का तात्पर्य अंतर संबंधित पशुदंत कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह से है। इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था, है ना, पंचतंत्र को, और इसे 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था और ये लिखा था किसने? विष्णु शर्मा के द्वारा। यह सबसे पुराने जीवंत ग्रंथों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन बना है, राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है कितनी होती निर्धारित है? 500 करेक्ट आंसर रहेगा आपका। देखिए यहाँ एक विधायी निकाय है और इस सदन को केंद्रीय विधायिका में लोकसभा की तरह ही राज्य विधानसभा के निचले सदन विधानसभा के रूप में जाना जाता है। 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, है ना, 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद या उच्च सदन इसको कहा जाता है, ये है। तो विधानसभा केवल सदस्य एमएलए सीधे मतदान प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा में, और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए कार्य करते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, है ना। 500 से अधिक नहीं होने चाहिए, 60 से कम नहीं होने चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा किस धातु से बना होता है? तो मंजीरा जो है ये बेसिकली पीतल, कांस्य, तांबे की जस्ता और बेल जो धातु होती है इससे मिलकर बना होता है। मंजीरा पीतल, कांस्य, तांबे की जस्ता या बेल धातु से मिलकर बना होता है। ये एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। मंजीरा को हाथों में थामे जाने वाले झांझों के जोड़े के रूप में भी जाना जाता है और इसका इस्तेमाल लोक और धार्मिक संगीत में किया जाता है ना। मंजीरा में 2 छोटी गहरी गोल कटोरियां होती हैं और इन कटोरियों के मध्य भाग में गड्ढे होते हैं, है ना। इन गड्ढों के छेद में डोरी लगी होती है। तो ये आप समझ चुके होंगे, मंजीरा बेसिकली ये होता है, मंजीरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना, गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। 1961 से 66 की अवधि के लिए बनाई गई थी ये योजना। 1961 से 66 की अवधि के लिए बनाई गई थी और इस योजना का मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और टेक ऑफ की आत्म सक्रिय स्थिति तक पहुंचना, है ना। तो ये कृषि और गेहूं पर जोर दिया गया था, अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से होने पर गंभीर रूप से बीमारी होने लगती है शरीर में, है ना। अगर इलाज न कराया जाए तो जानलेवा भी ये बेसिकली हो सकती है और यह एक दुर्लभ पोषण संबंधित विकार है। यह रोग आहार में कम से कम 3 महीने तक पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी न लेने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से 2 देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसे 123 123 समझौता या फिर यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहते हैं। इस समझौते पर 18 जुलाई 2006 को हस्ताक्षर हुए थे। आई थिंक यही क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और इस समझौते की जो रूपरेखा है, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, है ना। तो इन्होंने 18 जुलाई 2005 को जारी संयुक्त बयान में रखी थी। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका के बीच नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सहयोग किया गया जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं? तो ये आर्टिकल 243T हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, है ना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243T है, इसके अनुसार प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में नगर पालिका स्थापित की जाती है, ये आपको याद रखना है ना। 20,000 से कम, है ना, 20,000 से 1 लाख की आबादी, 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में नगर पालिका स्थापित की जाती है और इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 15 और अधिकतम 40 हो सकती है। नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीएमओ होता है ना, सीएमओ ये बेसिकली होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट बात करते हैं हम तत्व वाद्य यंत्र किससे संबंधित है। तो ये संगीत या फिर तार वाले वाद्य यंत्र आपको दे रखा होगा ऑप्शन, इससे करेक्ट आंसर रहेगा तत्व वाद्य यंत्र तार वाले वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। इन्हें कार्डोफोन भी कहा जाता है और तत्व वाद्य यंत्रों में तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो संगीत से संबंधित ये है कहीं ना कहीं, है ना। वीणा, सितार, तानपुरा, सरोद, वायलिन, सारंगी, इसराज और दिलरुबा, है ना, ये हैं तत्व वाद्य यंत्रों को बजाने का तरीका उंगलियों, मिजराब या जवा आदि से आघात करके गज से घर्षण करके बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कृषि विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का कृषि विकास था, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था यह औद्योगिक विकास था, इसका उद्देश्य दूसरी का। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आज पहली और तीसरी पूछी गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना, ये भी आपका पूछा जा चुका है। उद्देश्य अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वतमाला कौन सी नदी नहीं यानी कि इससे कौन सी नदी नहीं निकलती है। ताप्ती और जोहिला नदियां नहीं निकलती है सतपुड़ा पर्वतमाला से। ऑप्शन में दे रखा था तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला से सोन, नर्मदा जैसी नदियां निकलती है ना। सतपुड़ा पर्वतमाला से ताप्ती और जोहिला जैसी नदियां नहीं निकलती हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला के मेकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। एक और नदी होती है यहाँ पर, है ना, याद रखना है। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी छोर से निकलती है और यह नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में बेसिकली बहती है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला से सोन और नर्मदा जैसी नदियां बेसिकली निकलती है। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके की स्पेशल ई बुक है, जो आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट है रहेगी। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर यहाँ से आप 1500 से अधिक क्वेश्चन जो है ये कवर कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट रहेंगे। तो एक बार जाकर डेमो आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट है आपकी एग्जाम के लिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो ग्राम थी, है ना। मौर्य काल में या मौर्य शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रबंध करने वाले अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। ये ग्राम का जो मुखिया होता था इसको ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक ग्राम सभा का प्रधान होता था, उसे ग्रामवासी चुनते थे, है ना। और मौर्य शासन प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद नामक एक मंत्री परिषद नियुक्त भी की गई थी। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को तीर्थ के नाम से जाना जाता था। अगला जो क्वेश्चन बना है ये E3 से बना है ना। 3E या E3 का पूरा नाम क्या है। तो इकोनॉमी, एनर्जी, एनवायरमेंट का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन बने कि EEE का पूरा नाम क्या है ना, यही क्वेश्चंस अगर आपका ये ना दिया रखा हो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट एक्सपो हो जाएगा। ये भी ना दिया रखा हो तो ये फिर ये होगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, है ना, EEE, है ना। 3 ई आपको अगर दे रखा है, तीनों का हमने 3 आपको फुल फॉर्म बताया, तीनों में से एक आपका कोई सा भी दे रखा होगा। तो EEE का तात्पर्य इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये एक लोकप्रिय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है जो विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरणों से विभिन्न विषय संबंधित विषयों को कवर करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। इनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, है ना। ये महिला बाल विकास मंत्री है। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। 11 जून 2024 को इस पद पर का कार्यभार संभाला इन्होंने। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थी और राजनीतिक यात्रा इनकी शुरू 1998 पे झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में, जहां उन्होंने 2014 तक सेवा दी और 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होकर झारखंड के कोडरमा जो है यहाँ से लोकसभा चुनाव जीता। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी, यह महारानी विक्टोरिया थी, है ना। तो विक्टोरिया का शासन था यहाँ पर ब्रिटेन में। महारानी विक्टोरिया 1837 से 1901 तक ब्रिटेन की शासक रही थी। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये अगर क्वेश्चन बने तो ये आपका लॉर्ड पाल्मस्टर्न हो जाएगा, है ना। लॉर्ड पाल्मस्टर्न आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन बने कि 19 जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर ये आपका कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो क्लीमेंट एटली था, है ना। क्वेश्चन आपसे बनते हैं कई बार एग्जाम में। और इस क्रांति के बाद 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का जो है नियंत्रण हो गया महारानी विक्टोरिया का। अगला क्वेश्चन पूछा गया खरीफ की फसल कौन सी है। तो धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें की बात करें तो रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलें जो हैं ये तीनों मौसमों में उगाई जाने फसलें हैं। खरीफ की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत जून में बोई जाती है और ये अक्टूबर के अंत में काटी जाती है ना।
क्लियर है। और खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास, ये सभी आते हैं खरीफ में। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई और काटी जाती है। रबी की फसलों में गेहूं, मटर, चना, अलसी, सरसों जो प्रमुख रूप से शामिल है। अगला क्वेश्चन है महावत किसे कहते हैं। महावत, यहाँ पर वर्ड में एक एक वर्ड में अंतर हो जाता है ना। महावत की अगर अपन बात करें तो ये हाथी की सवारी करने वाले प्रशिक्षक या देखभाल करने वाले व्यक्ति को महावत कहा जाता है। अगर यही वर्ड आपको महावत देखने को मिला है, महावट है ना, महावट अगर देखने को मिला है या फिर मावट देखने को मिला है तो इसका आंसर भी अलग हो जाएगा, है ना। महावट या फिर मावट देखने को मिला है तो इसका आंसर होगा सर्दी के मौसम में होने वाली वर्षा को महावट या फिर मावट बोला जाता है। हाथी की सवारी करने वाले प्रशिक्षक या देखभाल करने वाले व्यक्ति को महावत कहते हैं, है ना। महावतों का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही नागरिक और सैन्य दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए किया जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसको गोद लिया था। नाना साहब को गोद लिया था, है ना। बाजीराव द्वितीय ने, इन्होंने नाना साहब को गोद लिया था। नाना साहब मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्लियर है। नाना साहब का जन्म हुआ था ढोंडू पंत के नाम से जाना जाता था। जन्म ढोंडू पंत के नाम से हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण भट्ट और माँ गंगाबाई थी। नाना साहब ने 1857 के भारतीय विद्रोह में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, है ना। तो कानपुर आपसे पूछा जा चुका ऑलरेडी, नाना साहब वाला, आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 1.74 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो 3 होंगे। अगला क्वेश्चन बनाए, देखिए गाइस, हम करंट अफेयर आप काफी ज्यादा पूछ रहे थे, हम बता रहे हैं ये अलग व्यक्ति ने बताया, ये अलग ने बताया, है ना। दोनों का मैच हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने बताया कि 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से बने हैं जून से दिसंबर 2024 के बीच का। और ये बता रहे हैं कि करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए 2024 के, है ना। तो दोनों की बात सही है, करंट अफेयर से इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, अच्छे से करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख कौन होता है, तो ये आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना होता है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तय की जाती है और मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका निर्णय लेती है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया, तो पंचवर्षीय योजना है बेसिकली। केंद्रीकरण, इस तरह से ऑप्शन आपको दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा ये स्टार्ट की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की, 5 ईयर प्लान्स। और इसके बाद भी हर योजना में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई। भारत ने इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को गति दी और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया राजीव गांधी द्वारा कितने दिनों का आपातकालीन अवकाश रखा गया था। इस तरह से था, आपातकालीन इमरजेंसी वाली कोई चीजें नहीं हुई थी राजीव गांधी के दौरान, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा हमें रॉन्ग लग रहा है कि ये आया था या नहीं आया था, आप देखकर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया था। 1976 तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 के जरिए कई बदलाव किए गए थे। इसमें प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और संघ और राज्य संसदीय शक्तियों को बढ़ाया गया इसके तहत। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति का क्या कारण था। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे, है ना। जो भी होगा आपको बताना था। 2025 इकोनॉमिक सर्वे से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और आरबीआई जो अधिनियम है से 1 क्वेश्चन आपका बना था। क्लियर है। ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह है। ये आरपीएफ कांस्टेबल के सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं अभी। ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की हैं। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बेस्ट से बेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पर मिल रही है, तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए रहेंगी। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में यदि वस्तु ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो छवि जो है उसकी कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी। छवि दर्पण के पीछे
दर्पण और फोकस के बिंदु के बीच में बनेगी। यह आभासी, सीधी और वस्तु से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ी सी डिटेल भी है, यही डिटेल है और कुछ नहीं है जो हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नीति का व्यवगत सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन बना था। हड़प्पा नीति को किसने लागू किया था इस तरह से? तो लॉर्ड डलहौजी जो था, इसकी हड़प नीति क्वेश्चन बनता है कई बार कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की क्या विशेषता थी, है ना, के बारे में 2 शब्द बताइए। इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको पता होगा एग्जाम में। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, तो हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच में, 56 के बीच में हड़प नीति लागू इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों से खून आने और स्कर्वी जैसी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है। क्लियर है गाइस? एक और चीज बता दूं मैं आपको, आप लोग जो सभी एग्जाम देके आते हैं ना, तो अगर आप एग्जाम देके आ रहे हैं ठीक है, पर एग्जाम देने के बाद में अपने बाद में जब भी आप फ्री हो जाएं फिर एग्जाम देकर, उसके बाद में आप हमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस अपने नोटबुक वगैरह में लिखकर सेंड कर दिया करें, ताकि एग्जैक्ट जो पैटर्न है उनसे बाकी लोग भी रूबरू हो पाए, है ना। तो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम पर हमें सेंड कर दीजिएगा। अपने घर वगैरह पहुंचकर आराम से उस चीज़ को आप शाम तक शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। बाकी आप जरूर से करें ताकि एग्जैक्ट पैटर्न से रूबरू बाकी लोगों को भी करवाया जा सके, है ना। तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा। और गाइज आपको बताइए हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, देखिए कितना बढ़िया कंटेंट और शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरा टाइप करके। तो ये सारी चीज़ें में काफ़ी टाइम लगता है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया करें और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, है ना। बाकी हम आपके लिए लगे हुए हैं, 100% देने की हम कोशिश आपको करते ही लगातार, आप सभी वो बखूबी जानते ही हैं, है ना। तो क्वेश्चन पर आते हैं, मसूड़ों से खून आने और स्कर्वी जैसी बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से। मसूड़ों से खून आने और स्कर्वी जैसी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए जरूरी है, और कोलेजन एक प्रोटीन है जो मसूड़ों को मजबूत और लचीला बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, ये कितना है? 74.04% करेक्ट आंसर आएगा। 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो ये है 77.70%, और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो ये 74.04% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में स्थित है। एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध ये है ना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, है ना, इनको पानी और ऊर्जा उपलब्ध कराता है, प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए? तो 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को 3 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम रुद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं, और इनकी कुल लागत 130 करोड़ रुपए है। इन्हें पुणे, दिल्ली, कोलकाता में स्थापित किया गया। तो ये चीज़ें वही है, आप अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मिले थे सारे के सारे कवर करवा दिए। और गाइज आज हमें मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। क्लियर है? ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है आपको, जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके बारे में, अधिक जानकारी वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं, है ना। ये स्पेशल ई बुक है हमारी, सिर्फ 25 रुपीज़ के प्राइस पर। तो मैथ्स की बात करते गए, मैथ्स के लगभग पूरे क्वेश्चन हमें मिले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने 5 संख्याओं का योग 655 है, प्रथम 2 संख्याओं का योग 78, तीसरी संख्या 108 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग है ये ज्ञात कीजिएगा। 3 प्रश्न इस टाइप से आपके पूछे गए थे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट था आपका, 5 संख्या का औसत 655 था, 2 संख्या का जो औसत है ये 75 था, तीसरी संख्या 108, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया पाइप और टंकी से, ए पाइप किसी टंकी को 39 मिनट में भर सकता है, और जबकि बी पाइप जो है उसे 78 मिनट में भरता है। तो यदि ए को 25 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो बी कितने समय में टंकी को भरेगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एक घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी, उसकी लंबाई ज्ञात करना था, है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5420 रुपये है, और इस पर पहले 5% की छूट दी जाती है, फिर 15% अतिरिक्त छूट दी जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। इस तरह से बना था। एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल h बराबर 92 दिया गया, बेलन की त्रिज्या r ज्ञात करना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि जो है 1,10,000 है, उस पर पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, अंतिम राशि ज्ञात करनी थी आपको जो फाइनल होगी वो। यदि चक्रवर्ती ब्याज CI और साधारण ब्याज SI का अंतर 1026 है, दर 10% प्रति वर्ष है, तो टाइम 2 वर्ष दिया गया था, है ना, 2 ईयर। मूलधन ज्ञात आपको करना था। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में 95% मतदाताओं ने मतदान किया, इनमें 15% मत जो थे ये अवैध घोषित कर दिए गए, तो शुद्ध वैध मतों की संख्या ज्ञात आपको करना था।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 ईयर का के लिए साधारण ब्याज निकालना है, यदि मूलधन ज्ञात नहीं है तो ब्याज कैसे निकाला जाएगा। ये चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन बना था, या एग्जैक्ट उनको मूलधन याद नहीं रहा था कितना दे रखा था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन हमें मिले थे जो कि हमने कवर करवाए हैं लगभग। बाकी अगर आपको और भी रीजनिंग वगैरह का याद हो ना, तो आप लिख कर हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, या टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल। टॉपिक की बात करें गाइस, नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन थे, डेटा इंटरप्रिटेशन से DI से 1 क्वेश्चन था, रेशियो प्रिपरेशन से 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 1 था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 2 था, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन थे, SICI से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 3 क्वेश्चन थे, इसके अलावा परसेंटेज से 1 से 2 था, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, है ना, 2 थे, और प्रॉफिट लॉस से 3 थे, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा रीजनिंग में बात करें, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन से 1 था, सीरीज से 5 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए, पजल सेटिंग अरेंजमेंट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। इसके अलावा ब्लड रिलीजन से 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन डिसीज से डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, रैंकिंग ऑर्डर से 4 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन, सिलोन से 3 क्वेश्चन, है ना। और नंबर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है 2 क्वेश्चन था, नंबर अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन था, डेटा सफिशिएंसी से 2 क्वेश्चन थे, और स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन थे आपके, क्रिटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन था, मिरर वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन था। इस तरह से चीज़ें आपकी एग्जाम में आज पूछी गई, जो कि हमने पूरा का पूरा कवर करवाया है लगभग आपको, है ना। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया गाइस तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 38,000 के समथिंग सब्सक्राइबर हमसे जुड़ चुके हैं आप सभी लोग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन्हें 40 करवा दीजिएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होती है ना गाइस, सबसे पहले हम अपडेट करते हैं टेलीग्राम पर ही, है ना। जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलता है, किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन की बात करें या किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। ये हमारी RPF कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 49 रुपीज़ की प्राइस पर मिल रही है, लिमिटेड टाइम में एनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। ये हमारी RRB NTPC के लिए अवेलेबल है, RRB ग्रुप D की अवेलेबल है, SSC CGL CHSL और MTS के लिए भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए भी मिल जाएगी, है ना। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो सिर्फ 25 रुपीज़ में 1500 से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है। और ये हमारी स्पेशल वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।